नमस्कार दोस्तों। आप सब लोग जानते ही हैं कि हमारे इस चैनल के जो पुराने फॉलोअर्स हैं वो हमारे इस चैनल को इसलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि इस पर हम राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं उन्हें हमेशा विस्तार से डिस्कस करते रहे हैं। चाहे वो किसी राज्य में एक सीट खाली हुई हो उसका चुनाव हो, कोई उपचुनाव हो, या फिर हर 2 साल बाद होने वाले बड़े चुनाव। 2 साल बाद जब चुनाव होते हैं तो 50-60 सीटें खाली होती हैं और पूरे साल वो प्रक्रिया चलती रहती है। उसके बारे में हमने बहुत सारे वीडियो लगातार बनाए हैं। आप राज्यसभा चुनावों की एक अलग से प्लेलिस्ट इस चैनल पर हमारे देख भी सकते हैं। देखिए, मैं आज चूंकि राज्यसभा का नाम ले रहा हूं तो निश्चित रूप से कोई ना कोई उसकी वजह है, कोई ना कोई उसका रीजन है कि मैं क्यों आपसे इस तरह की बात कह रहा हूं। 16 मार्च को, आने वाली 16 मार्च को राज्यसभा की 37 सीट्स खाली हो रही हैं, उनके चुनाव होने जा रहे हैं। वैसे तो ये सीटें अप्रैल के महीने में ज्यादातर खाली होंगी। इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा कि किस राज्य से कौन कौन सांसद रिटायर हो रहे हैं। फिर उसके बारे में निश्चित रूप से यह भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि उन राज्यों में किसकी सीटें इस बार ज्यादा निकलने की संभावनाएं हैं और टोटल ओवरऑल राज्यसभा के अंदर एनडीए और इंडिया अलायंस इनकी स्ट्रेंथ पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। और मैं आपको बताऊं, ये बहुत निर्णायक चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बहुमत नहीं ला पाई है अभी तक राज्यसभा में। भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी कि ज्यादा से ज्यादा सीटों को जीता जाए, लेकिन कई राज्य इसमें ऐसे हैं जहां वो गठबंधन में है, उन्हें अपने सहयोगियों को भी सीटें देनी पड़ेंगी, जैसे कि महाराष्ट्र और बिहार। अच्छी खासी सीटें खाली हो रही हैं यहां पर। तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी कैसे मैनेजमेंट करेगी, और दूसरे उसे ओवरऑल स्ट्रेंथ जो एनडीए की होती है राज्यसभा में, उसका किस तरीके से लाभ होगा। जो मेरा आकलन कहता है दोस्तों, वैसे तो मैं आपको विस्तार से हर राज्य के बारे में बताऊंगा ही, जो मेरा आकलन कहता है उसके हिसाब से 16 मार्च को 37 सीटों का जो चुनाव होगा, वैसे तो ज्यादातर में क्या होता है कि चुनाव की संभावनाएं कमी होती हैं, निर्विरोध चुनाव हो जाता है क्योंकि सब अपनी स्ट्रेंथ पर जाते हैं। लेकिन कई बार दिलचस्प चुनाव भी होते हैं, जैसे पिछली बार याद कीजिए कि हिमाचल प्रदेश की एक सीट के लिए कैसा चुनाव हुआ था और उसमें क्रॉस वोटिंग हुई थी। बड़ा दिलचस्प चुनाव हुआ था। अभिषेक मनु सिंघवी की बड़ी दुर्गति हुई थी वहां पर, आप वो दिन भूलिएगा नहीं। फिर अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा भिजवाया गया था तेलंगाना के कोटे से। तो इस तरीके से काफी चीजें बदलती हुई नजर आ रही हैं, और साथ ही साथ कई दिग्गजों का कैरियर खत्म होता हुआ मुझे इन चुनावों में नजर आ रहा है। कैरियर मतलब कि शायद अब वो राज्यसभा में आपको नजर ना आए, जैसे शरद पवार, प्रियंका चतुर्वेदी, दोनों महाराष्ट्र से आते हैं। एक यूबीटी शिवसेना से हैं और दूसरे लीजेंड एनसीपी से हैं। हालांकि शरद पवार ने तो शुरू में यह कह दिया था कि शायद उनका ये आखिरी राज्यसभा का चुनाव है, इसके बाद वो नहीं जाएंगे। लेकिन अजीत पवार के निधन के बाद जो परिस्थितियां बनी हैं और जिस तरीके से एकीकरण की बातें चल रही हैं एनसीपी के, उससे मुझे लग रहा है कि शायद शरद पवार को अभी एक टर्म और मिले। हालांकि वो 83-84 के आसपास उम्र पार कर चुके हैं, लेकिन देवगौड़ा जी देखिए अभी व्हील चेयर पर चलकर आते हैं, फिर भी राज्यसभा में बने हुए। देखिए, राज्यसभा में चुने जाने का जो सबसे बड़ा पैशन है वो ये है, आपको फील्ड में जाकर वोट नहीं मांगने हैं, जनता के सामने झोली नहीं फैलानी है। जिस राज्य से आप आते हैं वहां आपके विधायक होने चाहिए, आप राज्यसभा जा सकते हैं। और अगर एनसीपी एक होती है तो निश्चित रूप से, और अगर तय कर लिया जाता है, सुनेत्रा पवार जो अजीत पवार की पत्नी हैं, जो इस समय डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र की, अगर वो तय कर लेती हैं कि हमें बाबूजी को भेजना है फिर से, तो वो जा सकते हैं। इसमें दिक्कत क्या है। लेकिन वजह यही है कि क्या शरद पवार अपनी वो जो बात उन्होंने कही थी कि साहब मैं अब नहीं जाऊंगा राज्यसभा में, या ये मेरा आखिरी सेशन होगा, आखिरी सत्र होगा, मेरा आखिरी कार्यकाल होगा, क्या शरद पवार उस पर अडिग रहेंगे, ये एक सबसे बड़ा सवाल होगा। वैसे प्रियंका चतुर्वेदी तो गई। प्रियंका चतुर्वेदी जो यूबीटी की बड़ी स्मार्ट और टीवी पर हमेशा एक्टिव नजर आने वाली जो राज्यसभा सांसद हैं और बड़े बड़े मुद्दे उठाती रही हैं पार्लियामेंट में, और कैमरामैन्स की बड़ी पसंदीदा रही हैं कंगना रनौत के बाद, तो निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि उनका तो कोई संभावना है नहीं, क्योंकि यूबीटी
जो उद्धव भाऊ ठाकरे वाली शिवसेना है, उसका तो हिसाब किताब आप जानते हैं महाराष्ट्र में कितना खराब है। लेकिन स्टेट वाइज इसमें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि क्या क्या समीकरण बन रहे हैं इस पर भी विचार करें। यह तो तय है कि इंडिया अलायंस की सीटें घटने वाली हैं इसमें और एनडीए की बढ़ने वाली हैं। एनडीए की सीटें लगभग 130 के पार पहुंच जाएंगी इस चुनाव के बाद। सवाल यही होगा कौन कौन दोबारा जाएगा और क्या नए नाम सामने आएंगे। देखिए, नए नाम तो अभी बताया जाना संभव नहीं है क्योंकि 16 मार्च में भी समय है। ये बड़े महत्वपूर्ण चुनाव होते हैं, इसके लिए सभी पार्टियां ये तय करती हैं कि उनके राज्य के समीकरण, उनके यार दोस्त कहां हैं, उनके हितैषी कौन लोग हैं, किसको भेजा जाए, इन सब चीजों पर यह निर्भर करता है। वैसे कुछ नाम ऐसे पक्के नजर आ रहे हैं जो चुने जाएंगे, जैसे महाराष्ट्र से ही रामदास अठावले हैं, चुने जाएंगे। अपनी पार्टी के इकलौते सांसद हैं और बीजेपी उन्हें अपने साथ लेकर चलती है, दलित नेता हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं। तो रामदास अठावले साहब मोदी जी की तारीफ में बड़ी बढ़िया बढ़िया कविताएं राज्यसभा में सुनाते रहते हैं। उनका तो मुझे लग रहा है कि लगभग निश्चित है चुना जाना फिर से। और बिहार की जो 5 सीटें हैं, वहां बिहार की 5 सीटें खाली होंगी, 5 की 5 एनडीए को जाने के चांसेस मुझे अभी नजर आ रहे हैं। वेस्ट बंगाल में वामपंथियों का सुपड़ा अब साफ होने वाला है, इनकी कहानी पूरी तरीके से साफ होने वाली है। वेस्ट बंगाल की 5 में से 4 सीटें, 5 सीटें खाली हो रही हैं, 4 सीटें टीएमसी के पास जाएंगी। वहां के एक वामपंथी राज्यसभा सांसद हैं विकास रंजन भट्टाचार्य सीपीआईएम के, वो रिटायर हो रहे हैं। सीपीआईएम और कम्युनिस्टों का आपको पता ही है कि पूरे देश में बैंड बज चुका है। तो महाराष्ट्र में ही क्या होगा। हाँ, अभिषेक मनु सिंघवी निश्चित रूप से, उनका भी चूंकि वो अगस्त 2024 में उपचुनाव में तेलंगाना में गए थे, एक सीट खाली करवाई गई थी उनके लिए वहां पर, और फिर उन्हें राहुल गांधी ने भिजवाया था। भाई सारे मुकदमे लड़ते हैं गांधी परिवार के, तो निश्चित रूप से उनको तो फिर से भेजा ही जाएगा अभिषेक मनु सिंघवी को, वो तय लग रहा है मुझे। लेकिन हिमाचल की जो एक सीट का चुनाव होगा, जो बीजेपी की इंदु गोस्वामी वहां से रिटायर हो रही है, उस पर दिलचस्प होने वाला है। कांग्रेसी जो है वो कच्चे लोग हैं और निश्चित रूप से क्रॉस वोटिंग के वहां पूरे पूरे आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। मैं से आपको बताता हूं सारी सीटों के बारे में, कौन कौन सी सीटें खाली हो रही हैं। महाराष्ट्र में 7 सीटें खाली हो रही हैं दोस्तों, 2 अप्रैल को इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। इसमें भाजपा के डॉक्टर भागवत किशन राव कराड़ हैं और एनसीपी एसपी की डॉक्टर फौजिया तहसीन अहमद खान है, आपने देखा होगा काफी बोलती रहती हैं। और यूबीटी की प्रियंका चतुर्वेदी हैं और शरद पवार हैं एनसीपी के। भाजपा के धैर्यशील मोहन पाटिल हैं, ये रिटायर हो रहे हैं। कांग्रेस की रजनी अशोक राव पाटिल हैं, रजनी पाटिल जिनको जानते हैं आप सब लोग, फेमस लीडर हैं, वो रिटायर हो रही हैं। और आरपीआई के अठावले वाले जो दल के नेता हैं रामदास अठावले, ये रिटायर हो रहे हैं। तमिलनाडु से 6 सीटें खाली हो रही हैं और इनमें आप देखिए एनआर एलंगो ये डीएमके के हैं, पी सेल्वा रासू डीएमके के हैं, एम थंबी दुरई एआईएडीएम के हैं, बहुत सीनियर हैं, बड़े मुश्किल लग रहे हैं इनके फिर दोबारा चुने जाने की संभावना। तिरुचि सिवा डीएमके के हैं। आपने देखा होगा कि राज्यसभा में हमेशा किताब वो नियम कायदों की लेकर के खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर है मेरा, पॉइंट ऑफ ऑर्डर बताते हैं बहुत, और फिर सभापति को उनका पॉइंट ऑफ ऑर्डर सुनना भी पड़ता है। काफी ज्ञान देने वाले व्यक्ति हैं, दलित बैकग्राउंड से आते हैं। और डॉक्टर कनिमोजी डीएमके की बड़ी नेता हैं और टीएमसी एम के जीके वासन, ये सब लोग रिटायर हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल से बड़बोले और बकबक करने वाले राजदीप सरदेसाई के रिश्ते में साले लगने वाले साकेत गोखले टीएमसी के रिटायर हो रहे हैं। टीएमसी के आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पर बकबक करते रहते हैं, मुझे तो ब्लॉक किया हुआ है। एक बार कुछ मैंने कह दिया था उनसे कि भाई राजदीप सरदेसाई आपकी पार्टी के बारे में कुछ ऐसा कह रहे हैं, वो तो आपके जीजाजी लगते हैं, क्योंकि सागरिका घोष निश्चित रूप से राज्यसभा की सांसद हैं टीएमसी की, आपकी दीदी लगी तो उनके पति आपके जीजाजी हुए। तो उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया सोशल मीडिया पर, साकेत गोखले ने, वो भी रिटायर हो रहे हैं। इन्हें तो भेजेंगी ममता बनर्जी। और ऋतुव्रत बनर्जी टीएमसी के रिटायर हो रहे हैं। विकास रंजन भट्टाचार्य मैंने बताया माकपा के हैं, फिर दोबारा जाने के चांसेस हैं ही नहीं। मौसम नूर हैं टीएमसी और टीएमसी से ही हैं सुब्रतो बख्शी, ये रिटायर हो रहे हैं। बिहार से अमरिंदर धारी सिंह आरजेडी के, प्रेमचंद गुप्ता आरजेडी के, आरजेडी का हालत खराब है, मुश्किल है इनका एक आध कोई बन जाए तो। रामनाथ ठाकुर जेडीयू के, कर्पूरी ठाकुर के बेटे, उपेंद्र कुशवाहा
आरएलएम के जो एनडीए का पार्ट रहे हैं, इन्होंने अपने बेटे को मंत्री बनवा दिया इस बार बिहार में, बिना विधायक बने ही। देखते हैं इनका क्या होता है। और हरिवंश जी जो जेडीयू से कोटे से बने हुए हैं और उपसभापति हैं राज्यसभा के कई बार से, तो उनका भी चुनाव फिर से होने जा रहा है। हरिवंश जी का मुझे लग रहा है कि हो जाएगा काम, शायद एनडीए वाले इनको भिजवा दें, सज्जन आदमी है। उड़ीसा से 4 सीटें खाली हो रही हैं, भाजपा की ममता मोहंता और बीजू जनता दल के मुजीबुल्ला खान, वो बड़े बड़े बालों वाले स्टाइलिश, भाजपा के सुजीत कुमार और बीजू जनता दल के निरंजन बिशी। 3 सीटें असम की खाली हो रही हैं, रामेश्वर तेली भाजपा के, भुवनेश्वर कलिता भाजपा के और निर्दलीय असम गण परिषद के हैं, भाजपा के सहयोग से गए थे, अजीत कुमार भुयान। ये 9 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ की 2 सीटें खाली हो रही हैं, कवि तेजपाल सिंह तुलसी कांग्रेस और फूलो देवी नेताम कांग्रेस, दोनों कांग्रेस के हैं। यहां कांग्रेस का हाथ शायद मुश्किल ही लगे। वैसे यहां हेमंत सोरेन की पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, इनके साथ इनका मामला है, थोड़ा सा बन सकती है संभावना, लेकिन मुझे लगता नहीं कि हेमंत सोरेन शायद इन्हें कोई सीट दें। हरियाणा से किरण चौधरी कांग्रेस की पुरानी लीडर हैं और ये उपचुनाव में आई थी। आपको ध्यान होगा हरियाणा के जब विधानसभा चुनाव हुए थे 2024 में, उससे कुछ महीने पहले ये आई थी अपनी बेटी के साथ, और अपनी बेटी को इन्होंने बीजेपी से टिकट दिलवाया था, वो जीत गई थी इनकी बेटी, और ये खुद राज्यसभा में चली गई थी। और मुझे लगता है कि बीजेपी इनको फिर से भेजने की तरफ जाएगी। रामचंद्र जांगरा, ये भी भाजपा के हैं हरियाणा से, ये 2 सीटें खाली हो रही है। तेलंगाना से जो 2 सीटें खाली हो रही हैं, कांग्रेस की डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी, बीआरएस के केआर सुरेश रेड्डी, और हिमाचल प्रदेश की 1 सीट इंदु बाला गोस्वामी भाजपा से। देखिए, अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं, 7 सीटें हैं यहां पर, तो यहां पर बड़ा दिलचस्प चुनाव हो सकता है। महायुति जो है इस समय जो सत्ता में है, वो 7 में से 6 सीटें आसानी से जीत सकती है, और भाजपा अपने दम पर ही कम से कम 3 सीटें यहां पर जीतने की क्षमता रखती है। लेकिन वही बताया मैंने आपके कि शरद पवार और प्रियंका चतुर्वेदी की कोई संभावनाएं मुझे नजर नहीं आ रही हैं। बिहार की अगर मैं बात करूं 5 सीटों में से, तो बिहार की 1 सीट जीतने के लिए एक उम्मीदवार को 41 कैंडिडेट्स के वोट्स चाहिए होंगे, और यहां एनडीए के पास 202 विधायक हैं, तो एनडीए का यहां पर जलवा रहने की संभावना है। 5 की 5 सीटें एनडीए यहां पर जीत सकती है, और आरजेडी के प्रेमचंद गुप्ता और अमरिंदर सिंह धारी, इनका तो लगभग मैंने जैसे शुरू में बताया जीतने की कोई संभावनाएं नजर नहीं आ रही हैं। तमिलनाडु में 6 सीटों के बारे में आपको बताया, इसमें जो डीएमके का गठबंधन है जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, 4 सीटें उनकी जा सकती हैं, और एआईएडीएमके और एनडीए जो गठबंधन है जिसमें भाजपा और छोटे मोटे दल भी शामिल हैं, 2 सीटें शायद इनको मिल जाएं, और हो सकता है कि 1 सीटों तक ही इन्हें सीमित रहना पड़े। और टीएमसी का मैंने बताया पश्चिम बंगाल में 5 में से 4 सीटें जीत सकती है। उड़ीसा की अगर मैं बात करूं तो भाजपा के 79 विधायक हैं, सरकार भी बन चुकी है, तो 2 सीटें तो इनकी लगभग पक्की मानी जा रही हैं। बीजू जनता दल के 51 एमएलए हैं, 1 सीट इनको मिल सकती है। चौथी सीट के लिए दोनों दलों के बीच में कोई सहमति बन जाए, आपस में कोई सेटिंग हो जाए, तो बात बन सकती है कि भाई हम आपका भिजवा देंगे, इस तरह से आपको फायदा पहुंचा देंगे। और बीजू जनता दल वाले ज्यादा लड़ाई झगड़ा करते नहीं है। तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना की दोनों सीटें कांग्रेस के पास जाने की संभावना है, 76 एमएलएज हैं उनके। अभिषेक मनु सिंघवी का मैंने आपको शुरू में भी बताया, पक्का लग रहा है मुझे उनका जाना। और हिमाचल प्रदेश की जो एकमात्र सीट है, उस पर निश्चित रूप से कांग्रेस को टफ कंडीशन लग रहा है मुझे होगी, क्योंकि वहां पर अक्सर क्रॉस वोटिंग हो जाया करती है। तो इस तरीके से ये समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों कि अगर ये चुनाव होंगे, वैसे तो इस पर आगे भी बहुत सारे वीडियो में बनाऊंगा, जब कैंडिडेट्स डिक्लेयर होंगे उस समय तो और भी मजा आने वाला है, लेकिन एनडीए 130 के पार पहुंच सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। और देखिए खास बात क्या है, राज्यसभा का महत्व क्यों बन जाता है, उच्च सदन है, और सबसे खास बात क्या है, आप याद कीजिए जब अमित शाह ने, जब वो गृह मंत्री बने थे और शुरुआत में वो 370 हटाने वाला बिल लेकर के आए थे, राज्यसभा में पहले इसको पेश किया था, क्योंकि राज्यसभा में पास होना बहुत आवश्यक है। नीचे तो आप अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से करवा ले। 2019 में बीजेपी के पास बहुत सारे सांसद थे, लेकिन राज्यसभा में उस समय बीजेपी और एनडीए की स्थिति कमजोर थी, तो अमित शाह ने स्ट्रेटेजिकली
शुरुआत में ही इस बिल को पहले राज्यसभा में पास कराया कि पहले राज्यसभा में लेकर के आते हैं। उनकी स्पीच राज्यसभा में ही हुई थी, उसके बाद ये लोकसभा में गया था। तो राज्यसभा का महत्व बहुत ज्यादा है और इस बार के चुनाव में इन 37 सीट्स में निश्चित रूप से एनडीए की स्ट्रेंथ बढ़ने ही वाली है। लेकिन बीजेपी अपनी स्ट्रेंथ को कितना बढ़ाएगी, कितना आगे लेकर के जाएगी, ये बड़ी दूर की कौड़ी है, क्योंकि महाराष्ट्र में, बिहार में, सभी जगह उन्हें अपने पार्टनर्स को भी एडजस्ट करना है। तो देखते हैं, इस चुनाव पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।